नए भारत की बात बिहार के साथ और लगातार सुबह से ही हम इस मंच से तमाम ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, चाहे बात शिक्षा की हो, चाहे बात विकास की हो, बात हो पलायन की, रोजगार की बात हो। लेकिन देखिए, जब बिहार की बात होती है तो स्वास्थ्य विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाती है। और इसी पर अब हम इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर रूपम रंजन जी मौजूद हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट है। बहुत स्वागत है रूपम जी। हमारे साथ डॉक्टर कुमारी अनुराग जी भी मौजूद हैं। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अनीता कुमारी जी हमारे साथ मौजूद है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की स्थिति अगर हम देखते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था के मद्देनजर कुमारी अनुराग जी, आप बिहार को कहाँ पाती हैं? धन्यवाद, आपने हमें इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। बेसिकली देखा जाए तो जब हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी और जब हम अभी फंक्शनली एक्टिव है, इस सर्विस में है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो उस टाइम से और अभी के टाइम पे देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं। जो बुनियादी जरूरतें थी, जैसे पहले बहुत मेडिकल कॉलेजेस की कमी थी, डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी थी, तो जो पेशेंट डॉक्टर रेशियो बहुत ही ज्यादा पुअर था बिहार के अंदर। तो उन सब चीजों में तो काफी इजाफा हुआ है। नए नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उनमें भी सीट बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की बढ़ी है। तो डॉक्टर पेशेंट रेशियो काफी बेहतर हुआ। हालांकि इस दिशा में अभी बहुत कुछ और भी किया जाना बाकी है, तो ये इम्प्रूवमेंट है। प्लस बहुत सारे जो टूल्स थे, इन्वेस्टिगेटरी मोडालिटी या सर्जिकल टूल्स थे, उन सब में भी अब मेडिकल कॉलेजेस के अंदर काफी सारी व्यवस्थाएं बदली हैं। पहले से हमने बिहार के अंदर पढ़ाई की, बिहार से बाहर भी पढ़ाई की, तो दोनों जगह की स्थितियों को तुलना करके हम देख सकते हैं। तो इसमें काफी बेहतरी, पहले से बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट बाकी है। क्योंकि जब कंपैरिजन होती है तो आप डेवलप्ड स्टेट से कंपेयर करते हैं या इंडिया के बाहर के स्टेट से कंपैरिजन करते हैं, तो स्थिति बद से बेहतर हुई है, लेकिन और अभी बेहतर होनी बाकी है। बहुत सही बात कही आपने डॉक्टर कुमारी अनुराग जी। डॉक्टर रूपम रंजन जी का हम रुख करेंगे। रूपम जी, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, पैथोलॉजिस्ट भी हैं। मैं समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जब साइकोलॉजी का हम जिक्र करते हैं, पहले हम देखते थे कि साइकोलॉजी जो है लोगों को समझ में नहीं आती थी कि आखिर बच्चे क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। हाँ, क्या हमारे नेताओं को ये समझ में आ रहा है कि बिहार की जनता क्या चाहती है? आप उनकी साइकोलॉजी समझ पा रही हैं कि क्या बदलाव जो है अमूल चूक स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो समझ पा रहे हैं, और उन बदलावों, उन चीजों पर किस तरह से काम हो रहा है? अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, बिहार में किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीरें बदल रही हैं? बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है, चाहे वो नीति आयोग की बात हो या विरोधी दल के राजनेताओं की। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि पिछले 15 साल में बिहार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अंधेरे से उजाले की ओर जा रही हैं, और इसको हम बिल्कुल जीवंत रूप से देख रहे हैं। हमने वो समय भी देखा है कि जब 2005 में बहुत सारे अखबारों में यह खबर आते थे कि ऑपरेशंस टॉर्च के लाइट में हो रहे हैं। बहुत सारे पीएचसी लेवल्स पे डॉक्टर्स नहीं होते थे, और गांवों में, सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल नगण्य थी। और आज ये भी समय है कि जब टेलीमेडिसिन के द्वारा हमारी जो आबादी है वो ज्यादातर आबादी गांवों में बसती है, तो अभी टेलीमेडिसिन के द्वारा हम सुदूर बैठे उन लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। तो ये अभी का जो ये 15 साल का दौर है, शासन बदला और स्वास्थ्य पे जो बहुत फोकस किया गया, उसकी महत्व को समझा गया, तो ये एक 15 साल का युग, मैं कहूंगी कि स्वर्णिम युग है, जिसे कि आम जनता भी समझ रही है और नेताओं को भी ये फर्क बिल्कुल समझ में आ रहा है। बिल्कुल। अनीता जी, मैं आपका रुख करूंगी। हम देख पा रहे हैं कि कैंसर जो है एक बहुत ही घातक बीमारी के तौर पर, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकाल पा रहा है। हालांकि इनिशियल स्टेज में अगर पता चल जाता है तो उसका इलाज भी हो पाता है। इस तरह के पेशेंट के लिए बिहार में आप सुविधाओं को कैसे देखती हैं, और क्या कुछ अभी काम करना बाकी है? ये आपने सही बोला कि कैंसर का नाम सुनते ही हमारे जहन में बहुत ही डर पैदा हो जाता है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। 15-20 साल की अवधि में मैं यहाँ NMCS से ही पढ़ाई की, और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं एज अ कैंसर विशेषज्ञ
और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं कैंसर विशेषज्ञ होकर के एनएमसीएच से मैं पढ़ाई की और मैं अभी वहीं अपना योगदान दे रही हूँ और इस कैंसर जैसी जटिल बीमारी के साथ। और यह कहते हुए भी मुझे बहुत गर्व हो रही है कि जो पहले कैंसर के लिए हर मरीज का नाम सुनते ही उसे बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ता था इलाज के लिए, लेकिन अब ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर हम सरकारी अस्पताल में भी देखें तो वहां भी हमारे कैंसर की तीनों विधियां काम कर रही हैं। जैसे 3 विधि से हमारी कैंसर की इलाज होती है, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। पहले ये पीएमसीएच में थी, लेकिन जैसा अभी डॉक्टर रूपम ने बताया कि पहले सिर्फ हमारे पास सरकारी अस्पताल 6 थे, लेकिन अब वो बढ़ के 12 हो गए हैं और 38 जगह पे हमारी स्क्रीनिंग टीम काम कर रही है। और टेलीमेडिसिन से भी हम मरीजों को जो बाहर नहीं निकलते हैं, जिन्हें हमें प्रिवेंटिव फेज में ही अगर हम कैंसर को पकड़ लें और पहली और दूसरी अवस्था में उसे हम पकड़ लें तो उसका पूरा इलाज संभव है। तो ये काम अब हम लोग बिहार में ही कर रहे हैं। मैं अपनी पीजी की पढ़ाई जयपुर से की और उस समय यहाँ से सारे के सारे मरीज बाहर जाते थे, लेकिन अब ये कहते हुए मुझे गर्व है कि पूरे पटना में और पूरे बिहार में अब हम लोग 40 से 50% मरीजों को बाहर जाने से रोकने में सक्षम है। और जैसा कि सभी को पता होगा कि पीएमसीएच पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है और जब वो पूरी तरह से काम करने लगेगा और उसके साथ साथ हर अस्पतालों में भी हमारे आ जाएंगी सुविधा, तो निश्चित तौर पे हम लोग 70 से 80% तक कैंसर की बीमारी को इलाज कर सकेंगे। और उसके साथ ही साथ एक और भी चीज बताना चाहूंगी कि हमने हमारे जो माननीय मोदी सरकार जी हैं और बिहार में हमारे नीतीश जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि बिहार जो है पूरे भारतवर्ष में पहला है जहां सरकार में और मौजूदा सरकार में क्या आप अंतर पाती हैं और क्या कुछ काम हो रहे हैं, उसे आप कैसे देखती हैं? क्योंकि देखिए बिहार की महिलाओं से हर दिन आप रूबरू होती होंगी, उनकी जो समस्याएं हैं, हम पहले बहुत सारी खबरें ऐसे पढ़ते थे कि भाई डिलीवरी जो है बाहर हो गई हॉस्पिटल के, डॉक्टर नहीं पहुंचा, तो इस तरह की क्या अभी खबरें सुनने को मिलती हैं? इस संदर्भ में देखा जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अब सिर्फ पटना के अंदर या बड़े शहरों के अंदर मेडिकल कॉलेज में ही नहीं, जो छोटे छोटे जगह है जैसे सदर अस्पताल है या रेफरल हॉस्पिटल है, उनमें भी डॉक्टर की रिक्रूटमेंट बढ़ी है। तो वहां पे भी हर तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जरी, एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिशियन, हर तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज तो बहुत अच्छी हुई है, इसमें अनडाउटेबली गवर्नमेंट का योगदान है, जो उन्होंने लोगों को प्रमोट करने के लिए आशा वर्कर्स को लगाया और डिलीवरीज के बाद पैसे भी लोगों को, जो लेडीज वहां डिलीवरीज कराती हैं, उनको दिया जाता है। तो इस दिशा में काफी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। एंटीनेटल चेकअप के लिए भी जो गवर्नमेंट ने काफी अच्छा प्रमोशन किया है, लोगों को आयरन कैल्शियम कैसे खाना है, कैसे आपको डेवलप ये दिखाना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, तो ये सारी सुविधाएं काफी बेहतर हुई हैं। जो अब हमें सोचना है थोड़ा, अब जब हम थोड़ा बेहतर स्थिति में, तो और बेहतर क्या हमें करना है, उस दिशा में कुछ काम अभी किया जाना बाकी है। जैसे एक सर्जरी, विमेन सर्जरी को लेकर जितने भी सर्जरीज की जाती हैं जो फीमेल से रिलेटेड होती हैं, सर्जरी का तरीका अब थोड़ा बदल गया है। पहले ओपन सर्जरी होता था, अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का जमाना आ चुका है। तो ये सर्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब हम बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, अवेलेबल है, बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी भी ये लैकिंग है। तो इस दिशा में थोड़ा अब इम्प्रूवमेंट आने की जरूरत है और पीपीपी मॉडल पे भी काम हो रहा है, तो इससे काफी बेहतरी तो हुई है, लेकिन थोड़ा और अगर इस दिशा में गवर्नमेंट प्रयास करेगी, जो कि हो भी रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस में शुरू हो चुका है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा माइलस्टोन डेवलपमेंट होगा बिहार के लिए। बिल्कुल रूपम जी, मैं अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जिस जिक्र किया कुमारी अनुराग जी ने कि बड़े सारे इक्विपमेंट्स, क्योंकि एडवांस सर्जरी होती है तो इक्विपमेंट्स भी बड़े चाहिए, शहरों तक ही इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो गांवों का क्या हाल होगा? और गांव तक बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है अब सरकार को? इस क्षेत्र में सरकार ने जो अभी फिलहाल जो योजनाएं की है, बहुत सारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं जो कि सरकार के द्वारा किया गया, जैसे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड का।
तो इसमें है कि अगर जैसे जो हम अगर बड़े इक्विपमेंट्स की बात करें और प्रॉपर ओटी और जो रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि बहुत सारे हम वो सब गांव में सफलतापूर्वक अभी ना चला पाएं, क्योंकि अभी ये सब शुरुआती दौर पे है। एक समय वो भी आएगा जब वहां पर भी हम इसको भली भांति कर पाएंगे फंक्शनल। लेकिन अभी के दौर पे जैसे वो आयुष्मान कार्ड जो सरकार के द्वारा संचालित है, जिसमें कि 5 लाख तक का कैशलेस एक परिवार को 1 वर्ष में दिया जाता है, उसमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स के ऐसे भी हॉस्पिटल सूचीबद्ध हैं जो कि हर कोई अब वहां पे भी आकर अफोर्ड कर सकता है। और जिन एडवांस सर्जरीज की हम बात कर रहे हैं, जो कि अभी गांव में पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली वहां पे करवाना, उसकी सुविधा ग्रामीण लोग आकर के उस कार्ड के तहत ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे विदेशों में सबका अपना एक हेल्थ कार्ड बना होता है, जिससे कि सबको अपना हेल्थ स्टेटस पता होता है कि अभी हमने दिखाया तो अभी हमारा हेल्थ का क्या स्टेटस है। वो जब नेक्स्ट टाइम वो कहीं मूव करते हैं सेकेंडरी या टर्शियरी सेंटर पे, तो उसी कार्ड से उनका आगे का सब कुछ होता है, वो 0 लेवल पे स्टार्ट नहीं करना होता है। तो आभा एक रिकॉर्ड है हमारे भारतीय सरकार द्वारा दिया हुआ, जिसको कि मेंटेन करने से ये जो है प्रॉपर गांवों के लोगों को भी अपना, जब वो जिनको उतनी जागरूकता नहीं है जमीनी लेवल पे अपने स्वास्थ्य के बारे में, पर अगर वो प्रॉपर जो सरकारी तंत्र है उसके द्वारा भी अगर वो मेंटेन रहे, तो वो टर्शियरी लेवल पे भी जाएंगे तो उनको अपना वो हेल्थ बेनिफिट्स और अपना हेल्थ स्टेटस पता रहेगा। अनीता जी, आपको भी कुछ ऐसे ही लगता है कि रूपम जी जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जागरूकता की भी थोड़ी कमी होती है ग्रामीण अंचल में लोगों तक? और वो स्वास्थ्य महकमे की अगर हम बात करें तो हम वो तस्वीरें भी देखते हैं कि हॉस्पिटल्स का जो हाल होता है, किसी और ही चीजों के लिए उसका इस्तेमाल होता है, इक्विपमेंट्स है नहीं, डॉक्टर है नहीं, ग्रामीण जाए तो जाए कहाँ? सर्दी जुकाम खांसी बीमारी फीवर के लिए तो कोई शहरों का रुख नहीं करेगा ना, फिर ऐसी स्थिति में वो क्या करें? ये सही है, स्वस्थ जीवन के लिए कुछ जागरूकता बहुत हद तक जरूरी है, और उसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत साथ होना भी जरूरी है, जो कि हम लोग न्यूज़ के साथ और न्यूज़पेपर और छोटे छोटे पैम्पलेट्स बना करके, छोटे छोटे सीरियल्स बना करके, ताकि हम गांव वाले लोगों को जागरूक कर सकें और उन लोग को ये समझा सकें कि आपके पास जो पीएचसी लेवल है वहां पे क्या हो सकता है, और उससे अगर बीमारी बढ़ेगी तब कहाँ जाना है। और इसके लिए इनिशियली जो काम हो रहा है वो टेलीमेडिसिन के थ्रू हो रहा है, उससे जो हुआ है स्क्रीनिंग हो रहा है, और ये स्क्रीनिंग कैंप जो है हर गांव में घर घर जाकर के ये लोग करते हैं, और हर इंडिविजुअल लेडीज से मुख्यतः, क्योंकि लेडीज ही हैं जो अपनी बीमारी जनरली नहीं बताती अनलेस कि वो लेट अवस्था में हो। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर हम उसको अर्ली अवस्था में पकड़ लें, और ये तभी संभव है जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सकें, और उसके साथ साथ शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। तो दोनों साइमल्टेनियस है, शिक्षित के साथ साथ जागरूकता जब आ जाएगी, और उसके साथ है कि पीएचसी लेवल पे हम क्या काम कर रहे हैं, उससे बीमारी बढ़ती है तो हमको शहर की तरफ रुख करना है। और उस समय हम लोग अपने बिहार को, पटना में एटलीस्ट पूरी तरह से इक्विप्ड है कि हमें बिहार से बाहर ना जाना पड़े। और मेरा और हमारे साथ साथ बिहार वालों का सभी का ये मुख्य रहेगा कि हम बिहार से बाहर ना जाने दें। और बीइंग चिकित्सक हम लोग का तो रहेगा कि हम लोग सभी जितने भी बीमारी हैं उसको हम लोग अपने बिहार में ही बिल्कुल जरूर। देखिए, सेहत का ध्यान रखिए, हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए कहा जाता है। और हमारे साथ जो तमाम डॉक्टर्स मौजूद थे उन्होंने बहुत ही रोचक जानकारियां और बताया कि किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य का हाल ध्यान रख सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमने समझने की कोशिश की कि मौजूदा सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या कुछ अमूलचूक बदलाव देखने को मिले। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रूपम जी, कुमारी अनुराग जी और अनीता कुमारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।